हेलो स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो था ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करने की। हमने कहा था इससे पहले आपको दो मेथड्स होती हैं, एक आपका हिटॉर्फ मेथड था, दूसरा आपका मूविंग बाउंड्री मेथड। हिटॉर्फ मेथड को हम लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं आपका। देन उसके बाद ये आपका वीडियो है एक, जिसमें आपका मूविंग बाउंड्री मेथड के थ्रू कैसे आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड में देखिए, सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक बिल्कुल आपका क्या है, ये रॉड है, यूनिफॉर्म आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की एक फिक क्या है, रॉड है, जिसके लोअर एंड पे आपने क्या लगा रखा है, एनोड लगा रखा है, कैडमियम रॉड एज एन एनोड। ठीक है, और अपर एंड पे क्या लगा रखा है, प्लेटिनम स्ट्रिप लगा रखी है। ये किसका काम कर रहा है, आपका कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, देन इसके अंदर आपने फिलअप कर दिया भैया दो सॉल्यूशन है, एक HCl सॉल्यूशन है और एक कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। HCl सॉल्यूशन कहलाता है आपका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है, उसको प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपने फिलअप किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि आपका मर्जी से आपका यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा क्या है, जो हमने क्या है प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में जो क्या है तुम्हारा ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ये कौन सा लिया जाएगा उसको चूज करने के लिए दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कहता है कि प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट दोनों का आपका एनाइन कॉमन होना चाहिए, मतलब एक आयन कॉमन होना चाहिए। यदि आप कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं, जैसे H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं, तो एनाइन क्या है, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इसके पास भी होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये कहता है कि आपका जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है उसके कैटाइन का, उसके आयन जिसका आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल, जैसे H+ आयन है, उसकी जो स्पीड होगी वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंडिकेटेड इलेक्ट्रोलाइट के आयन क्या है, कैटाइन की स्पीड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे HCl के H+ आयन की स्पीड कैडमियम क्लोराइड में प्रेजेंट कैडमियम +2 आयन की स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए आपका कैडमियम क्लोराइड को इसके साथ में ले सकता है। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन, पहला प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के जिस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं उसका स्पीड आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के क्या है, आयन के स्पीड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देन आपने क्या किया, दोनों का HCl का सॉल्यूशन बनाया, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशंस को लेकिन इस तरीके से बनाएंगे भैया आपका कि आपका क्या है, कैडमियम क्लोराइड आपका क्या है, नीचे रहे और HCl ऊपर रहे। ठीक है, आपका HCl का क्या है, लाइटर सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो ऊपर में रहेगा, और कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो उनके बीच में एक स्टार्टिंग में आपका एक बाउंड्री जो क्रिएट हुई है वो है A', मतलब इससे नीचे आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, इससे ऊपर आपका HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनके बीच की ये बाउंड्री है, इससे ऊपर HCl, इससे नीचे कैडमियम क्लोराइड। देन इसके बाद इसको यहाँ से कॉपर कोलोमीटर से आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, बैटरी, इन सब से कनेक्ट करके आपने क्या कर दिया, एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। हमने कहा कि वर्टिकल रॉड होगा, ये यूनिफॉर्म आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा, जिसके लोअर एंड पे एनोड कैडमियम रॉड एज एन एनोड और अपर एंड पे प्लेटिनम स्ट्रिप एज एन कैथोड आपने इंसर्ट कर दिया। देन इसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फिलअप करना है। दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो आपका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके आयन का आपने ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, दूसरा उसके सपोर्ट में आपका एक इलेक्ट्रोलाइट और यूज किया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटेड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl के H+ आयन का मुझे स्पीड पता करना है, तो आपने क्या कर दिया, HCl को एज एन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और कैडमियम क्लोराइड एज ए आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। लेकिन कहीं पर भी जब प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा तो उसकी दो कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। ये कहता है कि प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आपका उसके आयन की स्पीड जो है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के आयन की स्पीड, लाइक यहाँ पे H+ आयन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के आयन की स्पीड के कंपेयर में। ठीक है,
तो ये दोनों कंडीशंस को कैडमियम क्लोराइड फॉलो करता है HCl के साथ में, इसलिए HCl के साथ में आपने कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिलअप किया और दोनों के सॉल्यूशन को इस तरह से क्या है कंस्ट्रक्ट करके इसमें फिलअप करेंगे कि आपका HCl लाइटर रहे ऊपर में रहेगा और कैडमियम क्लोराइड हैवियर होगा तो वो कहाँ रहेगा आपका नीचे रहेगा, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट हो गया आपका A'। देन उसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपर कोलोमीटर क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस बैटरी इन सब से कनेक्ट करके आपने एक सेल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तरह का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा ना, देखिए जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ये क्या है प्रिंसिपल और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा भैया, इसके H+ आयन जो होंगे H+ आयन मूव करेंगे ऊपर को और यहाँ से कौन कैडमियम क्लोराइड का कैडमियम+2 आयन मूव करेगा। तो ये कहता है कि आपका जो H+ आयन है ये जब मूव करेगा तो क्या करेगा, सपोज दो H+ आयन ऊपर को मूव करेंगे तो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाकर के दो नेसेंट हाइड्रोजन बना देगा प्लस H+ दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे जाएगा ना, ये H+ आयन ऊपर को जाएगा तो कैथोड पे जाकर के यहाँ से जो आपका क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन के साथ आपका H+ आयन रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2 गैस क्रिएट कर देगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन बाद में ये जाकर के क्या बना देगा, H2 गैस क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ये H2 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है इस प्लेटिनम स्ट्रिप पर, ठीक है। H2 गैस जो इवॉल्व होगा प्लेटिनम स्ट्रिप पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ का आपका क्या है सॉल्यूशन का जो क्या है आपका जो लेवल है वो थोड़ा कम होने लग जाएगा, H+ आयन जाकर के यहाँ पे डिपोजिट कर गए H2 गैस के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर गए, तो साइमल्टेनियसली यहाँ से कैडमियम नीचे क्या होगा, ये जो कैडमियम की रॉड है ये आपका ऑक्सीडाइज होता है, ये तो रिडक्शन हो गया ना प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ऑक्सीडेशन होगा एक रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, नीचे कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम की रॉड कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। और ये जो कैडमियम+2 है ये आपका कैडमियम+2 क्या होगा धीरे धीरे सॉल्यूशन में आना शुरू कर देगा, तो आपका यहाँ से जो कैडमियम+2 है उसका लेवल आपका क्या होगा धीरे धीरे ऊपर को राइज करना शुरू करेगा। वैसे भी ये कैडमियम+2 ऊपर को मूव करेंगे तो ये राइज करना शुरू करेंगे। सपोज एक सर्टेन टाइम इंटरवल में इन्होंने जो लेवल क्रॉस किया, बाउंड्री शिफ्ट की, वो A से B हो गई, कहने का मतलब स्टार्ट में यहां तक आपका कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, इसके ऊपर को HCl सॉल्यूशन था। अब आपका क्या होगा, H+ आयन यहां पर जाकर डिपोजिट होते हैं तो ऊपर का सॉल्यूशन आपका क्या होगा एक तरह से कम हो जाएगा, नीचे कैडमियम यहां से सॉल्यूशन में आ रहा है धीरे धीरे कैडमियम+2 फॉर्म में, तो यहाँ का लेवल आपका क्या होगा ऊपर को धीरे धीरे मूव करेगा, तो आपका ये जो लेवल है वो A से B तक आपका क्या कर जाता है बाउंड्री शिफ्ट कर जाती है। इस शिफ्टेड बाउंड्री को हमने L लिख दिया गया आपका, ठीक, कितना लिख दिया हमने इस शिफ्टेड बाउंड्री को L। मेरी बात समझ आना, H+ आयन भी मूव कर रहा है धीरे धीरे, कैडमियम+2 आयन भी मूव कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये इनके बीच में एक बाउंड्री थी A, ठीक है। तो धीरे धीरे H+ आयन यहाँ पर जाकर के डिपोजिट कर गए, तो डिपोजिट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का क्या है नीचे क्या होगा ऑक्सीडेशन से कैडमियम सॉल्यूशन में आएगा, तो यहाँ की कैडमियम+2 ऊपर को मूव करेंगे, तो ये जो बाउंड्री है वो यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करके कहां तक पहुंच गया आपकी B तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का मूविंग बाउंड्री हो गया आपका, ठीक है। इसी से नाम आपका इस मेथड का नाम ओरिजिनेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट टाइम लिख दिया, इतनी बात तो समझ में आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ जाना चाहिए। देन यहाँ पे कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी, एनोड पे कैसे रिएक्शन होगी, ये सारी चीजें हम क्लियर कर दिए। देन उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन पार्ट क्या रहेगा, जरा उसको सुनिए, ठीक है ना। ये देखिए सपोज लेट length of the moving boundary इक्वल टू कितना L सेंटीमीटर, जो बाउंड्री शिफ्ट हो रखी है, ठीक है। एंड concentration of H+ ion
सॉल्यूशन, ठीक है। H प्लस आयन का जो HCl का आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था उसका कंसंट्रेशन कितना है, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक हो गया। एक और चीज मान लेते हैं, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, जो ये वर्टिकल आपका क्या है ट्यूब है, ऑफ द वर्टिकल ट्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। जो वर्टिकल ट्यूब आपने लिया हुआ है ये, जिसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉल्यूशन में H प्लस आयन का सॉल्यूशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, और मूविंग बाउंड्री का जो लेंथ है एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो आपने करंट फ्लो किया उस दौरान वो कितना था, L सेंटीमीटर। देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of H plus ion moving upward, ये वर्टिकल ट्यूब नहीं है, वर्टिकल रॉड कह लो इसको, ठीक है। अपवर्ड इक्वल टू कितना, H प्लस आयन जो मूव कर रहे हैं अपवर्ड को, वो कितना होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, तीनों पे डिपेंड करेगा, L, क्यों, और कौन सा फैक्टर था, C और A, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो ज्यादा आयन मूव करेंगे ऊपर को, ठीक है ना। तो H प्लस आयन का ग्राम इक्विवेलेंट मूव करने वाला जो यहाँ पे डिपॉजिट करने वाला है उसका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन मूविंग अपवर्ड, एक तो आपका A पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा जाएगा ऊपर को आयन मूव, ठीक है। बहुत कम क्रॉस सेक्शन एरिया का ये क्या है तुम्हारा, क्या है, रॉड होगी, ये रॉड होगी ये, या वर्टिकल ट्यूब होगी, तो आपका क्या है आयन जो मूव कर रहे हैं वो भी है कम मूव कर पाएंगे एक फिक्स टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो ये ज्यादा होने से ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा आएगा। कंसंट्रेशन H प्लस आयन का सॉल्यूशन में ज्यादा होगा तो ही आपका H प्लस आयन का मूवमेंट ज्यादा हो पाएगा, और ये जो वर्टिकल ट्यूब का लेंथ ज्यादा है तो आपका इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो, ज्यादा मूव किया होगा, ठीक है। ये क्या है, जो मूविंग बाउंड्री है वो ज्यादा शिफ्ट कर गया है, इसका मतलब ज्यादा H प्लस आयन आपका ऊपर मूव कर गया ना। ये मान लिया इतना ही शिफ्ट किया होता है ये मूविंग बाउंड्री, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट जो अपवर्ड मूव किए होंगे वो बहुत कम होते, ये बाउंड्री आपका इतना शिफ्ट कर गया, इसका मतलब क्या है, ज्यादा H प्लस आयन का ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन आपका ऊपर मूव कर गया होगा, और ज्यादा बाउंड्री शिफ्ट किया होता तो इसका ना और ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट शिफ्ट किया होता आपका, ठीक है, ये ऊपर को मूव किया होता। तो जितना ज्यादा बाउंड्री का लेंथ दिख रहा है हमको, इससे इंडिकेशन मिलेगा कि ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर को मूव करने वाले उतने ज्यादा होंगे, ठीक। तो ये तीनों का जो आपका क्या है प्रोडक्ट होगा वो होगा भैया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन मूविंग अपवर्ड, ठीक है। अब एक चीज पे और आते हैं, देखिए सिंस, या इसको भी ऐसे लिखो, सपोज नंबर ऑफ फैराडे ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, इक्वल टू N। सपोज हमने जो इसका है इंस्ट्रूमेंट में आपका करंट फ्लो किया वो कितना फैराडे था भैया आपका, N था आपका, ठीक है। तो N को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q अपॉन F लिख सकते हैं, ये होता है ना, Q इक्वल टू कितना होता है, NF होता है, ठीक है। ये क्या होता है, करंट फ्लो Q इक्वल टू कितना, N नंबर ऑफ फैराडे इंटू फैराडे कांस्टेंट F। ये एक फैराडे 96500 कूलाम होता है ना इसकी वैल्यू, तो ये एक फैराडे होगा, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे तो N फैराडे इक्वल टू क्या है, करंट के हो गया आपका, ठीक है। ये करंट फ्लो जो भी है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू NF है, तो N इक्वल टू कितना, Q अपॉन F, तो यहाँ से
यहाँ से Q अपॉन F भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज देखिए, then the number of Faraday of electricity carried by, इतना फेराडे तो हमने इससे इंस्ट्रूमेंट में आपका इस एक्सपेरिमेंट में फ्लो किया, करंट फ्लो किया इसमें। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय H प्लस आयन इक्वल टू कितना होगा भैया, H प्लस आयन के द्वारा कितना फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड किया जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है भैया, ट्रांसपोर्ट नंबर आपने पढ़ा है पहले भी, सिंपल। तो ट्रांसपोर्ट नंबर वही तो बता था, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय द आयंस, ठीक है। तो आपका H प्लस आयन के द्वारा कितना फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड किया जाएगा, तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड करेगा, किसके, H प्लस आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड करेगा एक तो, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, N पे, ठीक है। कितना आप इसमें, कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रहे हैं, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा H प्लस आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया गया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन पे, और एक मतलब जिस आयन का आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना चाह रहे हैं, और दूसरा क्या है, कितना फेराडे करंट आपने इसमें फ्लो किया हुआ, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से सुनिएगा, तो ये कह रहा है कि आपका फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय H प्लस आयन, H प्लस आयन के द्वारा कितना फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा, वही तो आपका क्या होगा भैया, किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन मूविंग अपवर्ड के होगा। जो H प्लस आयन ऊपर को मूव कर रहे हैं वही तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे होंगे ना। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन ऊपर को मूव कर रहे होंगे, उतना ही आपका क्या होगा, फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय क्या होगा, H प्लस आयन होगा। आयन क्या करेगा, आयन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कैरी करेगा ना आपका। तो कितना आयन मूव कर रहा है, ये इक्वल टू किसके होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरिड कर रहा है वो आयन, उसके होगा भी आपका, ठीक है। मेरी बात समझ ना, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन ऊपर को मूव कर रहा है, उसकी उसका नंबर यदि, उसका अमाउंट यदि क्या है, ज्यादा होगा, तो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय H प्लस आयन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। H प्लस आयन क्या है, के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जाएगी, वो H प्लस आयन के ग्राम इक्विवेलेंट जो कि मूव कर रहे हैं उन्हीं पे तो डिपेंड करेगा। ज्यादा आयन मूव कर रहे होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगी, कम आयन मूव कर रहे होंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये इक्वल टू किसके होगा, इसके होगा। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा आपका ये, N इंटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इक्वल टू L इंटू C इंटू A। तो यहां से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इक्वल टू आ जाएगा भैया LCA डिवाइडेड बाय N, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन या कोई भी कैटाइन औरों के लिए भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी के लिए करें। L क्या था, मूविंग बाउंड्री का लेंथ, C H प्लस आयन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वर्टिकल ट्यूब या वर्टिकल आपका जो क्या है रॉड है, ठीक है, ये वर्टिकल रॉड ये वाला है। और N की जगह पे आप क्या रख सकते, Q अपॉन F रख सकते, तो Q अपॉन F ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाई चांस कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में देख रही है, ग्राम इक्विवेलेंट पर ml में दिया होगा तो अपॉन 1000 कर लोगे नीचे, ठीक है। तो इससे भी आप कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैटाइन का निकल गया तो क्या एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर तो सीधे से निकल जाएगा, क्यों, फॉर्मूला होता है हमारे पास T, अब C कैटाइन को मैं प्लस लिख देता हूं, चलिए, प्लस T नेगेटिव इक्वल टू कितना 1। तो हमको कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर पता है, तो 1 माइनस कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर कर लेंगे तो एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बोथ द आयन
इन द सॉल्यूशन बीइंग इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, तो एक का हमको पता चल गया तो 1 में से उसको रिड्यूस करेंगे तो दूसरे का ट्रांसपोर्ट नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप दोबारा से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट समझना है। एक वर्टिकल आपका क्या है, रॉड को, वर्टिकल ट्यूब को, जिसके अपर पार्ट पे आपने प्लेटिनम स्ट्रिप एज ए कैथोड और लोअर पे कैडमियम रॉड एज एन एनोड इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिलअप करना है। एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट आएगा जिसके आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक कहलाता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। और प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट और इंडिकेटर के साथ में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन कॉमन होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, आयन का जो स्पीड है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के आयन की स्पीड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद HCl और कैडमियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को, नीचे कैडमियम क्लोराइड फिर उसके ऊपर HCl सॉल्यूशन को फिलअप कर लिया। सपोज ये प्रिंसिपल है, ये इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन दोनों का कंसर्न क्या है, सॉल्यूशन इस तरह से क्रिएट करके आप इसमें फिलअप करेंगे तो HCl ऊपर रहेगा और कैडमियम क्लोराइड नीचे रहेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर इसको आपने कॉपर कोलोमीटर, रिवर क्या है तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और बैटरी से आपने कनेक्ट करके कंप्लीट सेल क्रिएट कर लिया। देन सेल क्रिएट करने के बाद हमने कहा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो आपका यहाँ क्या होता है, कैथोड पे ये H+ आयन ऊपर मूव करके कैथोड पे जाता है, वहां जाकर के आपका H2 गैस के फॉर्म में यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। देन फिर उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से एनोड पर क्या होगा, कैडमियम की रॉड खुद अपना ऑक्सीडेशन करके कैडमियम +2 आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा और यहाँ से कैडमियम +2 आयन ऊपर को मूव करेंगे तो इसका जो बाउंड्री है वो A से इनिशियल बाउंड्री A था, शिफ्ट करके B तक शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो मूविंग बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया, L हो गया। देन अब देखिए इसी कंसेप्ट को फॉलो करके हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। लेट लेंथ ऑफ द मूविंग बाउंड्री कितना था आपका, L सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन सॉल्यूशन कितना है, जो HCl सॉल्यूशन लिया हुआ इसका कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्टिकल रॉड या वर्टिकल ट्यूब कितना है, ये जो लिम्ब है, वर्टिकल लिम्ब भी कह सकते हैं इसको, कितना है, A सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन मूविंग अपवर्ड, तो H+ आयन का कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर को मूव करेगा कैथोड की ओर को, तो किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा H+ आयन मूव करेंगे, ठीक है ना। H+ आयन के सॉल्यूशन में ग्रामिक क्या है तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा तब भी आपका ज्यादा H+ आयन मूव करेंगे। तीसरा, मूविंग लेंथ, बाउंड्री लेंथ ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब तब भी H+ आयन ज्यादा मूव किया ऊपर को, ठीक है, ठीक है ना इतना। तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन मूविंग अपवर्ड, L × C × A, ठीक हो गया। फिर ये कहता है सपोज नंबर ऑफ द फैराडे ऑफ करंट फ्लो, कितना फैराडे ऑफ करंट फ्लो करना आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करना है, ठीक है। और n क्या होता है, Q/F के होता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया Q अपॉन कितना फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट F, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय H+ आयन, n फैराडे आप वो कर रहे हैं इसमें, तो H+ आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा, तो H+ आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, H+ आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर पे। ट्रांसपोर्ट नंबर वही तो होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर आयन के द्वारा फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड क्या होता है आपका, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है उस आयन का, ठीक है। तो H+ आयन का के द्वारा टोटल फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना कैरी किया जाएगा वो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, n, कितना आप इसमें करंट फ्लो किए हुए हैं या कितना फैराडे ऑफ करंट आप इसमें फ्लो किए हुए हैं, n, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे। ये कह रहा है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय H+ आयन, H+ आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा। और ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन मूविंग अपवर्ड। सीधी सी बात है, ये कैटायन जब मूव करेगा तो उन्हीं के द्वारा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा ना आपका। तो आपका जितना ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट H+ आयन का ऊपर को मूव कर रहा होगा उतना ही ज्यादा फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय H+ आयन होगा, नहीं होगा। H+ आयन के द्वारा कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन ऊपर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 क्या है, इक्वेट किए जाएंगे
कि ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन मूविंग अपवर्ड इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय H प्लस आयन के होगा। तो यहाँ से ये इक्वल टू इसके कर दिया हमने इक्वेशन 1 2 से। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन LCA अपॉन n, ठीक है। n की जगह चाहो तो ये आपका Q अपॉन F रख सकते हैं, Q अपॉन F रखोगे तो F ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। एनायन का निकालना है तो दोनों आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर का सम कितना होता है सॉल्यूशन में 1, तो एक का निकल गया तो उसको 1 में से रिड्यूस कर लो, दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर आपको इजीली मेजर हो जाएगा। ये हो गया भी आपका मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है। इससे पहले हम बताए आपको हिटॉर्फ मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों मेथड में से या तो मूविंग बाउंड्री या हिटॉर्फ मेथड में से पेपर में आपका क्या है बहुत ज्यादा आपका आने की गुंजाइश रखता है। शायद मेरे ख्याल से आपको कोई इसमें ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं आएगा कि आप समझ ना पाए, ठीक है। चलिए थैंक यू।